राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। उत्तर प्रदेश की एक घटना है, उसकी चर्चा चल रही है पूरे देश में। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के 5,000 ऐसे सरकारी स्कूल जिनमें 50 से भी कम बच्चे हैं, सरकार कम बच्चे होने की वजह से उनको बंद कर देगी और उन बच्चों को अगल बगल के स्कूलों में समायोजित कर देगी। मतलब अगर ये वाला स्कूल बंद करेगी तो 1, 1.5, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर बच्चा वहां जाके पढ़ लेगा। इस सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ 2-3 संगठन जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे कोर्ट ने भी सरकार के फेवर में निर्णय दे दिया है और कहा था कि बिल्कुल एकदम उचित कदम है, उचित फैसला है और इन स्कूलों को बंद करके इन स्कूलों का विलय अगल बगल के अन्य स्कूलों में कर दिया जाए और इनको अनावश्यक जो सरकार खर्चा कर रही है ये करने की जरूरत नहीं है। अब इस पे बहुत सारे लोग हाय तौबा मचाएंगे। मेरा पर्सनल अनुभव तो ये है कि जब 50 तो आप छोड़िए, मैंने तो एक सरकारी स्कूल में 3 बच्चे भी देखे हैं। 3, जी हाँ। ज़्यादा दूर मत जाइए, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में जो बाबा रामदेव जी हैं ना, पतंजलि वाले, इनका गांव है अलीपुर। एक बार जब मैं बाबा रामदेव जी के यहाँ एक स्वयंसेवी के रूप में उनकी संस्था में उनके साथ काम करता था, तो मुझे एक प्रोजेक्ट के तहत जो है उनके गांव अलीपुर भेजा गया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ के सरकारी स्कूल में 4 मास्टर एक पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो जो व्यक्ति मुझे लेने आया था, मैं टेम्पो से उतर के जब उस गांव में उतरा तो एक सज्जन मुझे लेने आए थे। मैंने उनसे पूछा ये सरकारी स्कूल? बोला जी इसमें 3 ही बच्चे। मैंने पूछा सरकारी स्कूल में 3 बच्चे? बोले हाँ जी 3 का एनरोलमेंट है। तो मैंने कहा सरकारी से बंद क्यों नहीं करती? ये बात हो गई आज से करीब 7, 8, 9 साल पुरानी बात है, हरियाणा की। फिर मैं वहां उस गांव में 2-3 दिन रहा था। उस गांव में डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स की 12 बसें आती थी अगल बगल की, और हर बस में 2, 4, 5, 10 बच्चे सवार होते थे। मतलब 12 प्राइवेट स्कूलों को उस गांव से बच्चे मिल रहे थे, परंतु उस सरकारी स्कूल में एक भी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था। 3 बच्चे पढ़ रहे थे। अब ऐसे स्कूल को सरकार बंद न करे तो क्या करे, और फिर बंद क्यों न करे? एक पहला बड़ा जायज सवाल है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि आखिर सरकारी स्कूल में लोग बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आप किसी भी सरकारी स्कूल से के मास्टर से बात करिए। मेरी तो अक्सर बात होती है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में मेरे बहुत से सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी जैसे ही मेरा वीडियो ये ऑन एयर होगा, अभी मेरे को 5-7 मास्टरों के फोन आ जाएंगे। कुछ तो मेरे से बहुत नाराज होंगे। इतने बहाने हैं मास्टरों के पास जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी पत्नी भी, वो तो हेडमिस्ट्रेस हैं, वो भी बहुत तर्क देते हैं कि नहीं नहीं मास्टरों की भी अपनी समस्याएं हैं, सरकारी स्कूलों को भी अपनी समस्याएं हैं, बच्चे आते नहीं हैं, लोग पढ़ाना नहीं चाहते। मैंने कहा पर बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ऐसा बात नहीं कि उस गांव के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। वो 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये, 3000, 5000 रुपये महीने तक की फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, पर तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ाते। तुम छोड़ दो,
तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ता है। ये तो वो बात होगी कि आपने एक ढाबा खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, पर आपका खुद का बनाया हुआ खाना न आप खा सकते हैं और न कभी अपने बच्चों को खाने देते हैं, अपने परिवार को, कि अबे मर जाओगे, हैजा हो जाएगा, ये खाना खाने लायक नहीं है जो मैं बनाता हूं। ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूल के मास्टर का अपना बच्चा अपने स्कूल में नहीं पढ़ता। तो जब ये डिसीजन आया ना कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं स्कूल बंद कर दो, तो मैंने कहा कि एक बात बताइए ना, आखिर क्यों तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा अपना बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? तुम तनख्वाह लेते हो 1 लाख रुपया, तुम्हारे साथ के जितने मास्टर हैं वो सब भी, अगर कोई नया नया भी लगा होगा तो भी 40-50 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, अगर 10-12 साल पुराना है तो उसकी लाख रुपए सैलरी है। जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, जिसकी तुम 5,000 रुपये महीना फीस दे रहे हो, उस स्कूल की मास्टरनी जो है 5,000, 10,000, 15,000, नहीं तो मैक्सिमम अगर तनख्वाह लेती होगी तो 20,000 लेती होगी। और तुमको भरोसा है कि मेरे स्कूल में लाख रुपए महीना लेकर भी मास्टर नहीं पढ़ाएगा, और उस प्राइवेट स्कूल की 5,000 रुपए की मास्टरनी भी मेरे से अच्छा पढ़ाएगी। आप जानते हैं ये बात, तर्क बहुत होते हैं। तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सरकार हमसे पढ़ाई के अलावा बहुत से काम लेती है। तो मैं इसके लिए कहानी सुनाया करता हूं, एकदम सच्ची कहानी। हमारे गुरुजी थे, मेरठ के सरधने के पास के रहने वाले थे, बहुत बड़े किसान थे, करीब 200 एकड़ की उनकी गन्ने की खेती थी। पुरानी बात है, करीब 40-45 साल, 50 साल पुरानी बात होगी। उन्होंने मुझे एक किस्सा खुद सुनाया था। तो उनके पिताजी पशुओं के शौकीन थे। उनके यहाँ एक भैंस थी जो कि उस जमाने में 18-20 लीटर दूध दिया करती थी, बहुत तगड़ी भैंस थी। तो उसकी पड़िया हुई, तो अब पिताजी को शौक था भाई कि ये घर की बच्ची है, इसको हम रखेंगे, और उसको खूब दूध पिलाया, खूब तगड़ी कर दी, इतनी तगड़ी कर दी कि वो मतलब देखने में झोटा लगती थी। फिर बोले जी, फिर वो 1.5-2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की हो गई, तो हीट पे आई, उसको सांड दिखाया, वो भैंसा दिखाया झोटा, पर वो गर्भ नहीं ठहरा उसको। एक बार पलट गई, दूसरी बार उलट गई, तीसरी बार उलट गई, चौथी बार उलट गई, 5-6 बार उलट गई। फिर 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। तो जब 5-6 साल की हो गई, गाभिन हुई नहीं, तो जो भाई थे घर के, वो कहते जी ये सांड का क्या करें जो ये पाल रखा है हमने, गाभिन ये होगी नहीं, इसको बेच दो। तो पिताजी ने कहा भाई इसको कौन खरीदेगा, ये तो नहीं बिक सकती, इसको लेगा कौन? और एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन ये हमारे खूंटे से गई सीधे स्लॉटर हाउस जाएगी। और मैंने अपने बच्चे की तरह ये पाली है, इसको हम स्लॉटर हाउस तो नहीं बेच सकते। अब तो दूध दो चाहे मत दो, गाभिन हो चाहे ना हो, रहेगी तो इसी खूंटे पे। तो बोले क्या करें? देखने में बहुत तगड़ी थी, झोटे वर्गी थी, झोटे से तगड़ी थी। तो वो बड़ा भाई बोला ठीक है, इसने बुग्गी में जोड़ दो। बोला ठीक है, बुग्गी में जोड़ दो। किसान आदमी थे, उन्होंने उसको बुग्गी खींचना किसान सिखा लेते हैं, बुग्गी में जोड़ दिया। और कोच साहब हमारे गुरुजी बताते थे कि इतनी तगड़ी थी, गन्ने की पूरी भरी हुई बुग्गी ऐसे दृढ़ खींचती ले जाती थी। पूरा एक सीजन बुग्गी में चली। गन्ने का सीजन जो है 4-5 महीने चलता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जब सारा दिन बुग्गी में चलती थी, तगड़ी थी, तो उसकी सारी चर्बी छट गई। 5-6 महीने दिन रात काम किया, इतना भारी बुग्गी खींचना कितना जोर लगता है। तो जब उसकी चर्बी छट गई तो फिर हिट में आई। अब की बार फिर जब झोटा दिखाया
अब की बार गाभिन हो गई। अब 5-6 साल की उम्र में मैच्योर होके ब्याही थी, बहुत तगड़ा बच्चा दिया, और उसने भी 20-1 लीटर दूध दिया, बताते हैं। तो ये जितने सरकारी मास्टर हैं ना, ये बोलते हैं कि सरकार हमसे पढ़ाने के अलावा बहुत से काम लेती है, कभी जनगणना में लगा देती है, कभी इसमें लगा देती है, कभी चुनाव ड्यूटी में लगा देती है, कभी मतदाता सूची बनाने में लगा देती है। मैंने कहा भाई देखो, तुम हो सरकारी मास्टर, तुम्हारी हालत है हमारे गुरुजी वाले भैंस की। जैसे वो ना ब्याती थी ना दूध देती थी, तुम हो मास्टर पर ना तुमने पढ़ाना, ना तुम्हारे स्कूल में कोई आएगा। और अब के वाले तो फिर भी आयोग से इनकी भर्ती होने लग गई। पुराने जमाने के तो मास्टर ही टोटल अनपढ़ थे, PARROT पर्राट माने कबूतर। वो बिहार के कितने मास्टरों की कितनी वीडियो, जिन्हें संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती थी। मैंने तो इनका नाम ही शिक्षा मूत्र रख दिया था। शिक्षा मूत्र गांव का कोई भी 12वीं पास लड़का मैं लगा दो मास्टर। और अखिलेश यादव जैसे थे वो कहते थे ठीक है मास्टर, अब शिक्षा मूत्र लग गया तो मास्टर बना दो पक्का। वो तो खैर हाई कोर्ट से ने बचा लिया, नहीं तो आज पूरे शिक्षा मूत्र भरे होते यूपी में। तो मैंने कहा देखो, पढ़ाना लिखाना तो तुमने है नहीं, और सरकार भी ये जानती है कि स्कूल तो तुम चलाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, तो आखिर तुम्हारा क्या करें। तुमको अगर हटा देंगे तो तुम भी सलाटरा होती जाओगे। इसलिए तुमको सरकार हटाती नहीं है, तो चलो कभी जनगणना कुछ तो काम लेंगे तुमसे। जैसे हमारे गुरुजी ने अपनी भैंस से झोटा बुग्गी खिंचवाई थी ना, तो तुमसे भी सरकार झोटा बुग्गी खिंचवा रही है, दूध तो तुम देने के नहीं। ये है सरकारी मास्टरों का हाल। अच्छा, हल क्या है मैं बताऊं आपको। भूटान, हमारे पड़ोस का एक देश है ना भूटान। भूटान में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं, आपको पता है? जी हाँ, भूटान नरेश का बच्चा भी भूटान की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। मुझे याद है आज से करीब 20 साल पहले भूटान नरेश ने हमारे देश में NCERT से अपने देश का पाठ्यक्रम, अपने देश की बुक्स लिखवाई थी, और NCERT के पूरे एजुकेशन सिस्टम को भूटान ने अपने देश में लागू किया था। और राजा का बेटा और एक मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जी, वहां प्राइवेट स्कूल अलाउड ही नहीं है भूटान में। पूरे हिंदुस्तान में भी यही व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दो, किसी को MP का टिकट दो, MLA का टिकट, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उससे आप एफिडेविट लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी सेवा को ही अवेल करना है। मास्टर हो, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जिस दिन तेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में गया, तेरी नौकरी गई। पहले एफिडेविट भरवा लो। जिस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जितने हैं इन सब के बच्चे इसी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे ना, इसी सरकारी बस से ट्रैवल करने लगेंगे, और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में ट्रैवल करने लगेंगे, और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने। वो राघव चड्ढा गया था ना अपनी आँख का इलाज कराने 3 महीने के लिए इंग्लैंड, सरकारी खर्चे पे। आप उसको ही टिकट दीजिए और उससे कहिए कि आपको, चूंकि आप MP MLA बन जाएंगे, इसलिए आपको सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। मरते हो साले मर जाओ, कल मरते आज मर जाओ, पर प्राइवेट में नहीं, मेदांता में नहीं भर्ती होने देंगे। तो जिस दिन इनको पता लग गया ना कि हमको भी इसी सरकारी स्कूल में अपना बच्चा पढ़ाना है, सारे IAS को, कलेक्टर साहब को और SP साहब को पता लग गया कि भैया बच्चा तो इस सरकारी में ही पढ़ेगा, 1 साल के अंदर पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। 1 साल के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है मेरे बच्चे को पढ़ना है। उस मास्टर को भी मालूम है जो वहाँ पढ़ा रहा है कि मेरे बच्चे को भी यहीं पढ़ना है, और कलेक्टर साहब को भी मालूम है, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मालूम है कि बच्चा तो इसी सरकारी स्कूल में पढ़ना है। कैसे नहीं सुधरेगी व्यवस्था। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब को मालूम चल जाएगा ना कि मुझे भी इसी सिविल हॉस्पिटल में ही अपना इलाज कराना है,
तो सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। खुद तो ये मैंने कहा ये MP MLA और ये जितने बड़े हैं ये कभी इन सड़कों पे चलते ही नहीं। इन्हें मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार यहाँ के नेताजी को पता है कि यहाँ की सड़क कितनी टूटी हुई है? बोले नेताजी कभी इस सड़क पर चलते ही नहीं, उनके पास तो निजी विमान होगा। चीफ मिनिस्टर साहब कभी चलते ही नहीं सड़क पर, उनको क्या पता सड़क टूटी। जिस दिन आप अपनी पूरी सरकार को और सरकार से जुड़े हुए सरकार के प्रत्येक बेनिफिशियरी को मजबूर करेंगे कि आपको सरकारी के अलावा आपके लिए कोई, हाँ अमीर आदमी है तुम जाओ मैदानता, तुम जाओ अमेरिका में इलाज कराओ, तुम बिजनेसमैन हो तुम जाओ, सरकारी आदमी नहीं अलाउड है। और भूटान में हो सकता है, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए भैया, और हिंदुस्तान में शुक्र मनाइए कि बाबा जैसा एक व्यक्ति है जो कि इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है कि 5000 स्कूलों का विलय कर दिया। बल्कि मैं तो कहता हूं उन 5000 स्कूलों के मास्टरों को ना, और तो बोले कि तुम्हारी तनख्वाह मेरी बंद है अब, चलो। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार एक निजी मैं अनुभव बताता हूँ। हम एक स्कूल में थे, मैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर साहब आ गए, हमारे स्कूल की आए थे इंस्पेक्शन करने और बड़ा रोब गांठने आए थे। हमारे क्या, हमारे तो बाबा जी हैं, बाबा जी ने डरना नहीं, हम तो अच्छा मैं तो शुरू तो 25 साल की उम्र में मैं सिर्फ कपड़े नहीं ये वाले पहनता था मैं फक्कड़ी, तो हमारा क्या उखाड़ लेगा भाई। तो मैंने बोला जी आप हमारे स्कूल का निरीक्षण करने आए हैं, कभी सरकारी में भी जाते हो? अब वो चुप, कहता है प्राइवेट स्कूलों को तो बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा प्राइवेट को क्यों बंद करते हो, हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो सिर्फ 5000 रुपये की तनख्वाह देते हैं, तुम्हारे 1 लाख वाले तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा बंद करना तो अपने सरकारी वाले को करना, हमारे वाले को क्यों कर रहा है? तो मैंने उसको एक सजेशन दिया था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इस पर, सरकार सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दे जितने हैं हिंदुस्तान में, और वो पूरा का पूरा बजट प्राइवेट स्कूल को दे दे। जैसे हमारा एक जो प्राइवेट स्कूल है उसके अगल बगल 10 स्कूल है, उन 10 स्कूलों का जो मंथली सिर्फ सैलरी आती होगी ना, जो 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल है वो 10 हैं, और उन सभी 10 स्कूलों में मिला के मुश्किल से पढ़ता होगा 500-600 बच्चा या 1000 बच्चा होगा उन 10 स्कूलों में। मैंने कहा एक काम करो, वो सारे बंद कर दो और उन 10 स्कूलों का पूरा बजट और वो सारे टीचर हमें दे दो। मैंने कहा तुमसे अच्छा उन सभी 1000 बच्चों की पूरी पढ़ाई मुफ्त कराएंगे, और इन जितने हैं हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं इनकी भी मुफ्त, उनकी भी मुफ्त, वो सारा बजट हमें दे दो, हम किसी से फीस नहीं लेंगे और तुमसे अच्छा काम करके दिखा देंगे। तो मैंने कहा बंद करना तो इन सरकारी जो दान खाता खोल रखा है ना, ये मुफ्त खोर बैठा रखे हैं, इनका बंद करो और प्राइवेट स्कूलों को दे दो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तुमसे बहुत अच्छा पढ़ा लेंगे। या इन सारे प्राइवेट्स को बंद कर दो, नेशनलाइज कर दो, इन सारे प्राइवेट स्कूलों का नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण कर दीजिए और ये सरकारी वालों को इसमें मर्ज कर दो, तो सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइवेट कर दो, ठेके पे दे दो सारे स्कूल, तो इससे बेटर व्यवस्था दे देंगे। एक काम और करो, चलो ये जितने सरकारी मास्टर हैं ना इनको ही इनका स्कूल ठेके पे दे दो कि भाई 3 साल के लिए स्कूल ठेके पे दिया, अगर इतने बच्चे कर लोगे और अगर तो ये रिजल्ट दे दोगे तब तो ये नौकरी नहीं रहेगी, नहीं तो 3 साल बाद ये नौकरी गई, अपनी दूसरी ढूंढ लेना। 3 साल एक प्रयोग करके देख लो आप, ये अगले 3 सालों में या तो तुम 5 टीचर हो, कम से कम 150, 200, 250 बच्चा होने चाहिए तुम्हारे स्कूल में, अगर नहीं तो ये स्कूल बंद, तेरी नौकरी गई, तनख्वाह भी गई। 3 साल के अंदर वो स्कूल का कायाकल्प न करते तो, और ऐसी बात नहीं, कायाकल्प किया है, नाम ही कायाकल्प स्कीम पड़ गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं, मैं तो समझता था 2-4 हैं, उनकी संख्या इस समय 500 से ज़्यादा है। कुछ प्राइवेट
सिम्बा कहाँ से आ गए? सिम्बा जी आ गए जी, आ जाओ सिम्बा हेलो बोल दो। अरे आ जाओ यार ये लो साहब, इनसे मिलिए, ये है सिम्बा। सिम्बा हेलो बोल दो, चलो बैठ जाओ। ये हमारे साहब छोटा बच्चा है हमारा। तो साहब संभल जिले में एक स्कूल टीचर है, उनका नाम भूल गया हूं, कोई दर्शक सर्च करके बता देगा। मैंने उनका एक बार उनको फोन करके इंटरव्यू लिया, तो मेरे फोन में उनका नंबर भी है। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सम्मानित किया था अपने पास बुला के, और उसके बाद उनकी योजना को फॉलो करते हुए कायाकल्प स्कीम चला दी उत्तर प्रदेश में। इस व्यक्ति की पोस्टिंग हो गई इनके घर से करीब 20-30 किलोमीटर दूर। जो सरकारी स्कूल था उसमें एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था, स्कूल पे कब्जा कर रखा था। उसके अंदर गाय भैंस बांधते थे, चार दीवारी नहीं थी। तो इसने सबसे पहले वो गाय भैंसों का जब कब्जा हटाना शुरू किया तो पूरा गांव खिलाफ हो गया सरकारी मास्टर के। अच्छा हमारे गाय भैंस बनती है, कहाँ बंधेगी? खैर धीरे धीरे कोशिश की, फिर जब वो हुआ तो फिर पब्लिक क्राउड फंडिंग से स्कूल की चार दीवारी बनवाई। उसके बाद पूरे स्कूल का कायाकल्प किया, सिर्फ गांव के लोगों से और समाज के लोगों से इकट्ठा करके लगभग 18-20 लाख रुपए लगाए। आज उनका प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े सरकारी स्कूल उनका जो सरकारी स्कूल है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को मात करता है। और उसके स्कूल में, सरकारी स्कूल है, हर क्लास में सीसीटीवी लगी हुई है, हर क्लास में, और 5-7-8 टीचर हैं, 1000 से ज्यादा बच्चा है, और 30-30 किलोमीटर सरकारी स्कूल में 30-30 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने, इसी उत्तर प्रदेश में। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने स्कीम चला दी, कायाकल्प योजना, कि टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट अपने सोर्सेस से, अपने एक्स स्टूडेंट से और कैसे भी करके स्कूल, हम कुछ फंड हम सरकार दे रही है और कुछ फंड टीचर्स ने इकट्ठा करके फर्स्ट क्लास शानदार। अगर आप उस स्कूल की मेंटेनेंस देख लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अच्छा ये सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल में मेरे स्कूल की इतनी अच्छी मेंटेनेंस नहीं है जितनी उस सरकारी स्कूल की है। तो ऐसी बात नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कराने की, और उस व्यक्ति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है, इसको पूरे देश में रेप्लिकेट किया जाना चाहिए, और सभी सरकारी मास्टरों को, सभी सरकारी एम्प्लॉयज को बोल देना चाहिए भैया काम करो, नहीं तो घर जाओ, मुफ्त की सैलरी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा कदम है, इसको पूरे देश में हर विभाग में इसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।